राइट, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। फाइनली द टाइम इज हियर। कल से पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के यूएई लेग का आगाज होने जा रहा है। पहला मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड दरमियान। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वी मेकिंग श्योर कि हम मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज को एक एक करके अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहें ताकि हमें पता चल सके किस टीम में क्या रिप्लेसमेंट्स होने वाली है, कौन से प्लेयर्स हैं जो कराची लेग में मौजूद थे लेकिन अब यूएई लेग में अपनी टीम के साथ मौजूद नहीं होंगे। उन चेंजेस की वजह से फ्रेंचाइजीज के टीम कॉम्बिनेशन पर क्या असर पड़ेगा और कौन सी टीम की सिचुएशन बेहतर हो सकती है, कौन सी टीम थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है, इस पर हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग की दो बड़ी फ्रेंचाइजीज की। एक तरफ है पेशावर ज़ल्मी, तो दूसरी तरफ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। याद रहे क्वेटा ग्लैडिएटर्स काफ़ी मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में और अब तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स आखिरी स्पॉट पर है एज फार एज पूल टेबल इज़ कंसर्न। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैचेस खेले हैं, एक ही मैच जीत पाए हैं सिर्फ, और अभी तक काफ़ी बड़े बड़े सवालिया निशान है क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर। टीम कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं पा रहा था, कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे, बॉलिंग कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा था। व्हेन इट कम्स टू आवर एक्सपर्ट्स, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स टेबल पर बॉटम पर हैं, बट परेशानी वाली बात तो है, चलिए ये नहीं कहना चाहिए परेशानी वाली बात नहीं है, अभी आगे बहुत टूर्नामेंट बाकी है भट्टी साहब, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दानिश अब गलती की गुंजाइश नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास। कराची में जो 14 मैचेस दानिश हुए थे, 13 मैचेस पहले जिस टीम ने बैटिंग की वो टीम हार गई। मतलब टीमों ने क्वेटा पहली बैटिंग करने वाली टीमें 13 मैचेस जीत गई, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो वाहिद मैच जीता वो टारगेट चेस करके जीता और वहीं पे टूर्नामेंट खत्म हो गया। लेकिन अब चूंकि जिस तरह आपने बताया कि 5 में से 4 मैच हार गए, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत मुश्किल में है। अब अगर वो कंसिस्टेंसी रखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार क्रिस गेल कराची में कुछ मैच खेलने के बाद चले गए थे, एक मैच में अच्छा भी खेले। डेल स्टेन वो भी इस बार अवेलेबल नहीं है। अनवर अली कराची में उनको कोविड हो गया, लास्ट मिनट पे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो अब मेरे ख्याल में सरफराज अहमद और आजम खान, अगर लोकल प्लेयर्स की बात करें, मोहम्मद नवाज, ये जबरदस्त प्लेयर हैं। फिर फाफ डुप्लेसी साउथ अफ्रीकन, ये बड़े जबरदस्त उनके प्लेयर हैं। लेकिन जो सबसे जबरदस्त अब उनकी टीम में इस बार इंक्लूजन हुआ है वो है आंद्रे रसल का। बिल्कुल, मुझे पता था यही नाम लेने वाले हैं आप। सारे मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इस डूबती हुई कश्ती को किनारे के करीब ले जाकर वो टूर्नामेंट छोड़ के चले जाएं, तो हो सकता है कि सरफराज, आजम, मोहम्मद नवाज जो लोकल प्लेयर हैं वो इस कश्ती को किनारे पर लगा दे। लेकिन बहरहाल कश्ती तूफान में फंसी हुई है। बिल्कुल भट्टी साहब, बहुत क्रूशियल बात है ये। आलिया आपकी तरफ आते हैं। ये जो इंक्लूजन है ना आलिया, ऐसा लग रहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में 2-3 स्पॉट्स का ही मसला है, और आपको लगता है कि फाफ डुप्लेसी और आंद्रे रसल के आने से उन स्पॉट्स का मसला हल होगा? क्योंकि नीचे से अनवर अली उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आंद्रे रसल आकर बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, यानी इज एन इंप्रेसिव बॉलर एज वेल। बिल्कुल, आंद्रे रसल बहुत ही जबरदस्त इंक्लूजन है, बड़ा टाइमली है, क्योंकि एक पावर हिटर जो है वो हर सूरत में चाहिए क्वेटा को। क्वेटा के लिए ये बात ध्यान में रखें कि उनका यूएई जो है वो बड़ा फेवरेट स्पॉट है, जगह है, क्योंकि यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग एक स्टैट आपसे शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान में जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उनमें परसेंटेज उनके जीतने की जो है वो सिर्फ 36 है और क्वेटा में 64% है। तो मेरा ख्याल है सरफराज इस पर खुश होंगे। दूसरी बात यह है कि फैफ डुप्लेसी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, मगर आई एम श्योर कि जो अब टीम दोबारा से एक नए सिरे से आ रही है, तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं तरोताज़ा होके, ताज़ा दम होके दोबारा प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इसको इनके पास ये चांस नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है ये बहुत फ्रेश होके और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बकिया मैचेस जो हैं उनको जीता जाए। उसके अलावा इनका जो प्रॉब्लम, आप स्पॉट की बात कर रहे थे, इनका ओपनिंग का बहुत बड़ा इशू था। साइम अयूब आपको पता है वो यंग टैलेंटेड बैट्समैन तो हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट उस तरह नहीं कर सके, हालांकि उनको चांसेस मिले। उन्होंने सिर्फ 60 रन बनाए 5 इनिंग्स में, और टिपिकल T20 प्लेयर नहीं है, बट ही इज अ गुड प्लेयर। तो ये एक इशू था। और अब चूंकि ओपनिंग में इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के जैक वुडरेल्ड को ले लिया है, वो लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन है। हम देखते हैं कि क्या आज वो करेंगे उनके साथ या नहीं करेंगे। कैमरन डेलपोर्ट हैं जो कि बैकबोन है, आपको पता है उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की हुई है।
अनफॉर्चुनेटली दानिश, ये जो पिछला लेग था ना, इसमें कराची वाले में बड़े नाम इतना परफॉर्म नहीं कर सके थे ये, मगर अब देखना होगा। जैसे फैफ ने सिर्फ 71 रन किए 3 गेम्स में। बिल्कुल आलिया, ये भी एक वजह बनी, जब आप कह रहे हैं ना बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर सके। भट्टी साहब भी कह रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टीम में, मंझे में पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद। सिकू भाई, उस्मान शिनवारी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। पाकिस्तान खेले हुए हैं, बड़े गर्दाने जो आते हैं उनको माना जाता है, अच्छे बॉलर भी हैं, बट कुछ मैचेस में तो उन्होंने इतनी फुल टॉसें कराई हैं, इतनी वाइडें कराई हैं एट क्रूशियल प्लेसेस, जहां पर क्वेटा मैच हार गया उनकी वजह से। देखिए फुल टॉसेस का तो मैं अभी आपको स्कोर कार्ड दिखा रहा था, मेरे पास ये बुक, मैंने हर एक के मैचेस का दिखा है। 2 ऐसे मैच और गुजरे हैं जिसमें बड़ी फुल टॉसें हुई हैं। मात बट एक ऑलराउंडर थे और उस मैच के अंदर उन्होंने जो है एक ओवर में 25-26 रन दिए, तब आके फुल टॉसें की। मैं हैरान था, और दोपहर को मैच था, रात का मैच नहीं था कि भाई ओस अड़ गई हो, कुछ हो गया हो। वो इतनी फुल टॉसें कौन करता है? मतलब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, एक मान लेता हूँ, चलो 2 मान लेते हैं, मगर आप 4-4, 5-5 फुल टॉसें, नो बॉलिंग किए जाएँ और रन्स पे रन्स बन रहे हैं, और आप मैच जो है वो किसी आप खुद 200 रन किए और दूसरी टीम आके आप पे कर दे, तो अजीब सा लगने लगता है। तो खैर फुल टॉस का तो शिनवारी का मुझे खुद अफसोस हुआ। एक ज़माने में बड़े प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट लग रहे थे, मगर फिर अचानक जो है मैंने देखा डाउनफॉल, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गए। देखिए मैं आपको बार बार अपने प्रोग्राम्स में एक बात कहता हूँ कि जो फास्ट बॉलर है उसको स्विंग करना ज़रूरी है। सिर्फ फास्ट नहीं होता कि मैं बहुत फास्ट है, यू हैव टू स्विंग द बॉल। आप स्विंग गेन करेंगे तो आपका सर्वाइवल है, आप विकेटें लेंगे। और स्पिनर को स्पिन करना होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। आप अगर स्पिनर सीधी सीधी गेंदें कर रहा है तो ही इज़ नॉट ए स्पिनर, ही इज़ नॉट स्पिनिंग द बॉल। तो स्पिनर का मतलब होता है स्पिन द बॉल। और फास्ट बॉलर को जो है, या सीम बॉलर होता है, एक तो फास्ट बॉलर होते हैं कि जी आप शोएब अख्तर की तरह तेज़ करें, बहुत ज़्यादा गोली की तरह गेंदें करें, और उसमें आपकी मूवमेंट भी होनी चाहिए। वसीम अकरम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इससे पहले फवाद अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सर्व भी किया उनको। इस बार वो नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। आपको लगता है कि सिर्फ नवाज काफ़ी नहीं है क्वेटा के लिए? एक आध और इम्प्रेसिव अच्छा तगड़ा स्पिनर होना चाहिए था जिसको वो खिला पाते, कोई स्पिनर होता। हाँ देखिए, नवाज तो हैं इस्टेब्लिश, और कोयटा के बहुत ही प्रॉमिसिंग बॉलर हैं। मतलब कोयटा के जो कप्तान हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और उनको नया बॉल भी कराते हैं और मौक़ों से गेंदें कराते हैं। देखिए जब किसी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं ना, तो आप उसको डिफ़िकल्ट टाइम पे ज़रूर बॉल देते हैं। इसका मतलब है कप्तान आपको बहुत ट्रस्ट करता है, आपके ऊपर फेथ है कि आप आके उसको ब्रेक थ्रू दोगे। पिटाइयाँ होती हैं, कोई ऐसी काम नहीं है। मगर कोयटा के लिए मैं एक और चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वो जो आज़म है ना, उस पर सबकी नज़रें होंगी। वो पाकिस्तान टीम में आ गए हैं और वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके पर भी प्रेशर होगा। स्पीकिंग ऑफ आजम खान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। या आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल योर लेग। आपकी तरफ आते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की हम बात कर रहे हैं। या इंटरेस्टिंग कुछ साइनिंग्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। आपको लगता है मुश्किलात का हल नज़र आ रहा है आपको इन नए नामों में? आंद्रे रसल हैं, जेक वेदरऑल की तो आलिया बात कर रही थी, ओपनिंग बैट्समैन है, साथ साथ जेक विल्डरमुड भी हैं, ये ऑलराउंडर हैं, मीडियम पेसर भी हैं और मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं। ऑस्ट्रेलिया से खेलते आए हैं, नेशनल लेवल पर तो नहीं खेल पाए हैं। आपको लगता है ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए? दानिश, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जो सबसे परेशान कुन लम्हा है वो ये है कि आंद्रे रसल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे, और ये जो शेड्यूल अब मंजर आम पर आया है, उनके मैच बाद में है, और आंद्रे रसल जो हैं वो शायद माजिद भट्टी साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि सारे मैचों के लिए दस्तयाब नहीं है, लेकिन वो अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे आप 2 मैचों के लिए मज़ीद अलाउ कर दें। तो कोयटा ग्लैडिएटर जो है उनकी सारी तवज्जो का इस वक्त मरकज़ जो है वो आंद्रे रसल की अवेलेबिलिटी है। ऑन द अदर साइड आपने जो एक कहका लगाया सिकंदर बख्श साहब की बात के साथ, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा, कंधे से कंधा मिलाऊंगा। आज़म खान के हवाले से जो उन्होंने बात की, आज़म खान को जितने अच्छे टच में नज़र नहीं आए, जो कराची में 5 मैच ग्लैडिएटर की टीम खेली थी, और उनसे डेफिनेटली बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और इस लेग में जो है वो सरफराज अहमद, जो मेरे पास इत्तलात हैं वो यही है कि वो नंबर 4 पर ही बैटिंग करेंगे। और इस वक्त जो 14 मैचों के बाद टॉप 5 बैट्समैन हैं, सरफराज नंबर उस टॉप 5 बैट्समैनों की फहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन आज़म खान के साथ साथ 2 और ऐसे खिलाड़ी हैं ग्लैडिएटर में जो कि टीम पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़ी निगाहें होंगी। एक मोहम्मद नवाज़ हैं और दूसरे जो हैं वो नसीम शाह हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगी कि कैसी रहेगी, क्योंकि नसीम शाह को 2 मैच खिलाए हैं इससे पहले कोयटा ने, और 2 मैचों में उन्होंने 55 रन दिए हैं, वो कुछ इतने अच्छे लगे नहीं हैं। उनकी बॉलिंग में सारी तवज्जो का मरकज़ जो है वो मोहम्मद हसनैन
रहेंगे, लेकिन आपको याद होगा वो जो नेल बाइटिंग फिनिश थी पेशावर ज़ल्मी के साथ, जहां पर आखिरी ओवर्स में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, बहुत ज़्यादा वेवर्ड बॉलिंग हुई थी और उसमें हसनैन भी एक थे। लेकिन सारी तवज्जो का मरकज़ कोयटा ग्लैडिएटर की टीम, जो कि इस वक्त 6 टीमों के पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर मौजूद हैं, आज़म खान ही होंगे। और कोयटा ग्लैडिएटर जानी जाएगी तो आज़म खान की वजह से, कोयटा ग्लैडिएटर डिस्कस होगी तो आज़म खान की परफॉर्मेंस की वजह से। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक बात है कि कोयटा ग्लैडिएटर आगे जाती है, पीछे रह जाती है, लेकिन वो दूसरों का मामला ज़रूर ख़राब करेगी। यानी पार्टी स्पॉइलर वो हो सकते हैं, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये बिल्कुल इम्कान हो सकता है। भट्टी साहब, एक आध नाम रह गया था जिस पे हमें आपसे डिस्कशन करना है। एक तो साइम अयूब का जिक्र कर रही थी आलिया, राइटली सो। इन माय ओपिनियन क्रेडिट बनता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कि उन्होंने उनको टीम में रखा, बाहर नहीं किया 2 फेल्ड परफॉर्मेंस के बाद। बट उनके पास ऑप्शन है, आरिश अली खान उनके पास मौजूद हैं और अब उन्होंने खुरम शहजाद को भी ले लिया है। खुरम शहजाद भी एक इंप्रेसिव ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर है, बैटिंग भी करते हैं मिडिल ऑर्डर में। तो ऑप्शन तो ग्लैडिएटर्स के पास हैं अगर वो तब्दीली करना चाहें तो। भट्टी साहब, अच्छा दानिश, जो मुझे सुनने को मिला है कि जो पहला मैच जब कोयटा की टीम खेलेगी, नसीम शाह 11 का हिस्सा नहीं होंगे। तो नसीम शाह को तो फिलहाल वो लोग 11 में कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन साइम अयूब को कराची के लेग में मेरे ख्याल 3-4 मैचेस मिले, लेकिन वो इतने इंप्रेसिव नजर नहीं आए। देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स हमेशा से उन लड़कों पर ज्यादा रिलाय करती है जो उमर एसोसिएट से खेलते हैं या जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इस यूएई की कंडीशन में इन पिचेस पर अगर कोयटा कहीं थोड़ा बहुत असद शफीक को अपने साथ शामिल कर लेते, हालांकि असद शफीक इतने हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है, लेकिन इन फंसी हुई पिचेस पर इस गर्म मौसम में मेरा ख्याल में असद शफीक जैसा बैट्समैन डिफरेंस डाल सकता था। लेकिन जाहिर है उन्होंने असद शफीक पर रिलाई नहीं किया। लेकिन आरिश जो हैं वो भी अच्छे प्लेयर हैं। मेरा ख्याल में अब कोयटा के पास वही पार्टी स्पॉइलर का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स या तो फिर रन थ्रू करे, सारे मैच जीत कर टूर्नामेंट जीत जाए, अदरवाइज अब एक आध मैच भी ऊपर नीचे होने से कोयटा ग्लैडिएटर्स की उम्मीदें जो हैं वो तो दम तोड़ जाएंगी। नहीं, और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग की कोई फ्रेंचाइज हेड्स टर्न कर सकती है और सबको अमेज कर सकती है तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। सरफराज अहमद उनके कप्तान है, एक्सपीरियंस कैप्टन से बड़ा फ़र्क पड़ता है। वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी को। और जहाँ तक बात क्वेटा ग्लैडिएटर्स की है, स्ट्रगल करती आ रही है, बॉटम पर है ये टीम और हम यूज़ टू नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बॉटम ऑफ द टेबल देखने में, क्योंकि शुरू के 3-4 साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने डोमिनेट किया है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद इज़ वेल। लेकिन इस बार कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल करते आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर्स अब्दुल रज़ाक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ाक भाई, सीधा आपकी तरफ आएंगे। आप देख रहे हैं रज़ाक भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आप बेहतर परफॉर्म करते हुए या कम बैक करते हुए, क्योंकि जो तब्दीलियां हुई हैं इनकी टीम में, जैसे फैफ डु प्लेसी हैं, आंद्रे रसल हैं, अगर अवेलेबल होते हैं तो एडिशन होंगे बहुत बड़े, और फिर कुछ ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स भी हैं, ये डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए? डेफिनेटली PSL की सिनारियो चलता आ रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने जितना भी परफॉर्म किया दुबई में ज़्यादा परफॉर्म किया, और अब ये PSL वहाँ चली गई है। डेफिनेटली इससे बड़ा मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे फर्क पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ की पिचेस जो है कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स को भी सूटेबल करेगी और बैट्समैनों को भी। ये एक PSL की खूबसूरती यही है कि जो टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं वो बुरा परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे लास्ट ईयर देखा जाए लाहौर कलंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, एकदम से उन्होंने क्लिक किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी एक सेटबैक है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ना परफॉर्म करना, और अबू धाबी में जो क्रिकेट गई है PSL, इससे काफी फर्क पड़ेगा और ये परफॉर्म करने के काफी चांसेस है कोयटा ग्लैडिएटर। रज़ाक भाई, पिचेस का मिजाज किस तरह चेंज होगा? ठीक है, या आ जाइए, हम पिचेस पे आगे चल के बात कर लेंगे। कैरी ऑन। मैं दानिश ये पूछना चाह रहा था अब्दुल रज़ाक से कि जब से अब्दुल रज़ाक बॉलिंग कोच के ओहदे से हटे हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम स्ट्रगल कर रही है, तो बॉलिंग में अब्दुल रज़ाक ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया था जो अब नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखें आज भी इसमें हम सिर्फ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि मेरे हटने से
ये सारी चीजें फर्क पड़ी है। और ये कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। एक जो पहले कॉम्बिनेशन बना हुआ था, आपने देखा मतलब 4-5 साल से कोटा ग्लैडिएटर के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन बना था, टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, मैनेजमेंट का बना हुआ था, प्लेयर रिलैक्स थे। तो ये वही चीजें होती हैं कि हम सिर्फ एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और जहाँ पे उनको जरूरत है उनको अच्छा वर्कआउट करा सकते हैं। किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है, बॉलर को, जैसे मैं बॉलर भी रह चुका हूँ और बैट्समैन भी रह चुका हूँ, तो हमें हर सोल्यूशन का पता होता है कि इस टाइम बॉलर क्या फील कर रहा है या बैट्समैन क्या फील कर रहा है। उसके साथ हम जाके बात करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो उससे काफी उसको हेल्प आउट मिलती है। मैं ये सवाल सिक्कू भाई से भी करूंगा कि पिच का मिजाज कितना तब्दील हो जाएगा वहां जाकर, यूएई जाकर, रज़ाक भाई, क्योंकि यहां पर हम देख रहे थे जाहिद महमूद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे 1-2 मैचेस में, वहां जाकर थोड़ा सा बेहतर मिलेगा इनको कंडीशंस के हिसाब से, या फिर ओस की वजह से मुश्किल होगी स्पिनर्स को? देखिए, अच्छी बात यह है कि जो यूएई की पिचेज हैं हमेशा सूटेबल करती हैं। जैसे यासर शाह ने बड़ा परफॉर्म किया, वहाँ पे शादाब ने बड़ा परफॉर्म किया, और जाहिद जो है मैं समझता हूँ काफी लिथर बॉलर साबित होंगे वहाँ पे। और ये एक कॉम्बिनेशन की बात है। मुझे उम्मीद है कि कोटा ग्लैडिएटर का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो आपको ये डिफरेंट टीम नजर आएगी। तो वहाँ पे हो सकता है कि लो स्कोरिंग भी मैचेस हों, पिच की कंडीशन के मुताबिक जितनी क्रिकेट वहाँ पे हो रही है, हाई स्कोरिंग ना मैचेस हों वहाँ पे। आलिया, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग अटैक की बात करें तो कुछ बेहतर नजर आ रहा है आपको कराची लेग से? आंद्रे रसल के आने की वजह से साथ साथ खुरम शहजाद को अगर खिलाया जाता है, अच्छे मैच्योर इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं वो, साथ साथ फिर इनके पास आरिश का भी ऑप्शन है एक। हम इससे पहले जाहिद को मिस आउट कर गए थे, मैं मिस आउट कर रहा था उनका नाम, बट जाहिद और नवाज का अच्छा कॉम्बो बनता है अगर स्पिन कंड्यूसिव ट्रैक्स हैं तो। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है नवाज को तो बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े मेन बॉलर इनके रहे हैं। और अब खास तौर पर यहाँ यूएई की कंडीशन में जाके तो आपको पता है उनको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इससे पहले भी वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी लिए थे और 3 विकेटें भी ली थी। और दूसरा ये है कि नवाज जो है वो तीसरे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पीएसएल में। तो मेरा ख्याल है क्योंकि बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है। उसके अलावा इनके पास जो है वो और भी कुछ बॉलर जैसे हैं अच्छे, लेकिन नसीम शाह को क्यों नहीं ये कंसिडर कर रहे हैं, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। क्या रज़ाक को कुछ मालूम है इस बारे में? रज़ाक, आप कुछ बता सकते हैं? हेलो जी रज़ाक भाई, आलिया आपसे पूछना चाह रही है नसीम शाह को क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट वाले, क्योंकि सारे मैचेस खेलते नहीं नसीम शाह। जिन मैचेस में खेले, जिस तरह याई भी बता रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, नसीम शाह पिट जाता रहे थे, क्या ये वजह है? उसके अलावा दानिश, जाहिद महमूद को मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एडवांटेज होगा यहाँ पे, अब क्योंकि जो वो लेग स्पिनर हैं और जो वहाँ पे वो बॉल को स्किड करते हैं, स्पिन करते हैं, वो बैट्समैन के दिमाग में डाउट क्रिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो उनको थोड़ी सी शिकायतें जो पिछले टूर्स पे हो रही थी उसके बाद अब वो ज्यादा एडवांटेज उनको यहाँ मिलेगा। और आपकी तरफ आते हैं रज़ाक, हम एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ाक, नसीम शाह से मुतालिक आलिया आपसे जानना चाह रही हैं क्यों सारे मैचेस नहीं खेल रहे थे। आई प्रिज्यूम जब कराची लेग हो रहा था तो नसीम शाह 100% फिट नहीं थे, ये भी वजह थी कि उनको शायद सारे मैचेस नहीं खिलाए गए थे। आपके पास कोई खबर है रज़ाक? ये देखें, मैं 3-4 साल से नसीम शाह के साथ हूँ और देखा जा रहा है कि उसकी जो फिटनेस की प्रॉब्लम है, एक तो वो हार्ड वर्क ही नहीं है, और उसको मैंने कई बार कहा है कि आपको इस लेवल पे मेंटेन रखने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यही वजह है कि उसका परफॉर्मेंस का और फिटनेस का ग्राफ नीचे आया है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कोई भी बॉलर कोई आता है, अगर वो 1-2 मैच में परफॉर्म करता है तो हम उसको हाई रेटिंग में रेट करना शुरू कर देते हैं। उसको हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे आपको मेंटेन रखने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा। और आपने देखा है कि उसको इतनी प्रॉब्लम्स है फिटनेस की, एक मैच खेलता है तो उससे कहीं ना कहीं निकल आती है, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। तो उसको सिर्फ मेंटली तौर पे उसको बूस्ट करने की जरूरत है, मेंटली तौर पे उसको उठाने की जरूरत है, उसको गाइडेंस की जरूरत है कि तब जाके वो एक अच्छा बॉलर बन सकता है, वरना वो फिर इसी तरह ही वो रहेगा और उसका कैरियर बिल्कुल खराब होने के चांसेस हैं। अच्छा रज़ाक, आप तो उसके साथ रहे हो, कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसका कौन सा एरिया है इसके बॉडी का जो उसको ज्यादा तंग कर रहा है? बैक है उसकी या उसके हैंड्स?
उसका जो है ना, उसका एक जो बैक है ना, बैक और उसकी टांगे जो है वो उससे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका एक्शन ऐसा है कि उसमें फुल बॉडी उसकी लगती है, फुल जान लगती है। ये वो बॉलर नहीं है जो आराम से बॉलिंग करेंगे, जैसे वसीम अकरम थे कि वो अपनी पेस को वेरी करते थे, हम भी पेस को वेरी करते थे तो हम ज्यादा क्रिकेट खेले। तो इसको भी ये हर बॉल पे जोर लगाने की कोशिश करता है, तो ये जब हर बॉल पे बॉलर जोर लगाता है तो उसकी इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और रन बनाने के भी, रन देने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी आप बात कर रहे थे कि उनको खुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दो छोटे छोटे सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बॉडी में आपको लगता है कि उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत कर नहीं रहे, ये तो आपने फरमा दिया। वो तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, न्यूजीलैंड गए हैं, इंग्लैंड टीम के साथ गए हैं, तो अब एक बार फिर वो टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। तो आप उनको क्या मशवरा देंगे, क्या जिम ज़्यादा करें या वर्कआउट ज़्यादा करें? और दूसरा, व्हाट अबाउट आज़म खान, आपको लगता है कि उनको सही टाइम पे टीम में शामिल किया गया है? और आपको लगता है कि आज़म खान के लिए ये जो टूर्नामेंट है PSL का बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, दबाव वाला टूर्नामेंट होगा, क्योंकि अब उनको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है, अब उनके ऊपर परफॉर्मेंस ड्यू हो गई है? नहीं देखे, पहले तो नसीम शाह की अगर बात करते हैं तो नसीम शाह को मैं समझता हूँ कि उसको, जैसे मैंने बात कही कि उसको मेंटली आपको उठाने की जरूरत है। वो उस कैटेगरी का बॉलर आप उसको रैंक नहीं कर सकते जिस तरह को हमने उनको पुश कर दिया, सब ने उसकी तारीफें करनी शुरू कर दी कि वो ये बन गया, वो बन गया। और उसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए पिछले 2-3 सालों से टीम के लिए वो मैचेस कम ही खेलते हैं। और जैसे शहनशाह ने जगह बनाई है और दूसरे बॉलरों ने जगह बनाई है, तो बड़ा जबरदस्त उसके लिए अब चैलेंज बन गया हुआ है। एक वक्त था कि नसीम शाह ही हमें नजर आ रहा था कि यही हमारा मेन बॉलर होगा, एकदम से उसका ग्राफ नीचे गया है। इसको अपनी फिटनेस जो है वो ऑन द फील्ड जो है, रनिंग स्प्रिंटें और इसकी बैक और टांगे, इस पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, जिम वगैरह से कम करनी चाहिए, लाइट वेट में रैप ज्यादा करनी चाहिए। मगर रज़ाक इसमें उनका कसूर नहीं है, ये जो टीम के साथ ट्रेनर्स हैं, जो वकार यूनुस भी साथ है, कि ये उसको उठाएं। एग्जैक्टली यही मैं आपसे कहने वाला था रज़ाक, कि अगर वो पेस वेरी नहीं कर पाते तो वो पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं, वकार यूनुस उनके साथ है, एक से बढ़कर एक कोच उनके साथ रहा है। क्यों नहीं उनको समझाया जाता कि पेस वेरी करनी है, आपने अपना थोड़ा सा एक्शन चेंज करना है ताकि आपकी बैक पर असर ना पड़े? ये चीजें तो सिखाई जाती है नौजवानों को। डेफिनेटली देखे, टू द पॉइंट ये बात है कि छोटी उम्र में अगर आपको सब कुछ मिल जाए तो फिर आपको एहसास नहीं होता। अब डेफिनेटली वकार यूनुस उनके साथ हैं, उनको चाहिए क्योंकि वो खुद बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर रह चुके हैं और बड़ी मेहनत करते थे वो, तो उनको भी इसको मेहनत करवानी चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि ये इंजरी का जो है इसका एलिमेंट है वो खत्म करना चाहिए इसके एक्शन पे जो है, क्योंकि ये इसका एक्शन बहुत ही ऑकवर्ड सा है और ये बॉल रिलीज करने में इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर नॉर्मल बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, जितने हमारे बॉलर गुजरे हैं, उमर गुल भी हमारे बॉलर गुजरे हैं, तो उनका एक रिदम होता था, इसका रिदम नजर नहीं आता। इसको हम कॉल कर सकते हैं कि जैसे पंजाबी में कहते हैं वाई तो वाई बॉलर। इसको अपना ये नहीं पता होता कि मैंने कहाँ पे बॉल लेंथ बॉल करना है, आगे करना है, पीछे करना है, इससे अब डेलिब्रेटली चीजें हो जाती हैं। और अब्दुल रज़ाक साहब, आजम के बारे में आप क्या कहेंगे? आजम के हवाले से मैंने आपसे पूछा था। देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरह की पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में या पूरे डोमेस्टिक में टैलेंट आ रहा है, आजम का सिर्फ थोड़ा वेट का मसला है, जिस तरह की वो हिटिंग करता है, जिस तरह उसका कॉन्फिडेंस है। अभी तक मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की हिटिंग कोई नहीं कर रहा जिस कॉन्फिडेंस से वो हिटिंग करता है और फेयरलेस होकर खेलता है। उसको एक्सपीरियंस चाहिए, अभी थोड़ा टाइम चाहिए, और ये उसके लिए कैरियर के बड़ा अच्छा उसको मोटिवेशन मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको अवेयरनेस आएगी कि इस चीज में एक गोल मिलता है आदमी को कि ये मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आ गया तो मैंने और मेहनत करनी है। अच्छा रज़ाक, मैं बस आखिरी जल्दी से बताओ कि आपके पास नहीं भेजा उसको नसीम शाह को? देखे नहीं, मेरे पास तो नहीं आए। जैसे कोटा ग्लैडिएटर में देखे T20 में टाइम बहुत कम होता है और नेशनल जो परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर उधर आपको पास नहीं भेजा उन्होंने? नहीं, वहाँ पे नहीं, क्योंकि वो उधर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो है उनके अंडर आता है और हम तो अवेलेबल हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी की बात हो रही है तो मोहम्मद रज़ाक भी हमारे साथ थ्रू आउट PSL मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बहुत सारे सवाल करने का मौका मिलेगा रज़ाक से, क्योंकि वो रोजाना हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पेशावर ज़ल्मी में बात करेंगे और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में। जी रज़ाक भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मोहम्मद रज़ाक ना कि अब्दुल रज़ाक है? अब्दुल रज़ाक। मैंने कहा मोहम्मद रज़ाक कहा था।
अच्छा नहीं अब्दुल रज़ाक भाई सॉरी बहुत सारी चीज़ें इधर इस वक्त दिमाग में चल रही हैं, सो विल टेक अ ब्रेक। जब पेशावर ज़ल्मी को भी डिस्कस करना था बट टाइम की क़िल्लत के बायस हम आज नहीं कर पाएंगे। विल मेक श्योर कि हम कल पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को ज़रूर डिस्कस करें। आज हमारे पास अपने एनालिस्ट से पूछने के लिए आखिरी सवाल यही है कि आप लोग कल किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? इट्स लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। आलिया, अभी मैंने और सिकू ने कंफर्म किया कि इन्होंने पहले इस बार कोई मैच आपस में खेला नहीं है, इनका पहला मैच होगा। किसको जीतता हुआ देख रही हैं इस सीज़न? लाहौर कलंदर डेफिनेटली, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग बैटिंग दोनों बड़ी बैलेंस टीम लग रही है। राइट। और नो डाउट इस्लामाबाद भी बहुत अच्छी टीम है और शादाब भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी टीम थ्रू करे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये खुशी है कि PSL हो रहा है फाइनली, तो कल एक यकीनन अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। राइट। भट्टी साहब, आप किसको जीता हुआ देख रहे हैं कल के मैच में? दानिश, डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स, क्योंकि जितनी बैलेंस टीम है मुझे तो टाइटल फेवरेट लग रही है लाहौर कलंदर्स। और याया भी कुछ यही कहते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। याया, कल के मैच में लाहौर को ही जीता हुआ देख रहे हैं या फिर कल इस्लामाबाद लाहौर को हराएगा और फिर लाहौर कम बैक मार के सारे मैच जीतेगा? क्या होता हुआ देख रहे हैं? 50-50 दानिश। अच्छा ओके, अमूमन आप बता देते हैं हमें कि कौन जीतने वाला है। आज आप 50-50 कह रहे हैं, ठीक है। सिकंदर, आपकी नज़र सबसे पहले तो मुबारक हो कि जी PSL श्योर है, वेल डन। वो जो मुश्किलात जो शर्मिंदगियाँ थी वो सब ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह करे कामयाबी के साथ ख़त्म हो जाए। ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट, हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक कल के मैच का सवाल है, मैं भी 50-50 पे जाऊंगा, इसलिए कि पहला मैच है, अभी हमें पिच का बिल्कुल नहीं आइडिया। हम यहाँ बैठे हुए, वहाँ पिच क्या बन रही है क्या नहीं है, ग्राउंड के कंडीशंस क्या है, मौसम क्या करेगा, वो जो उसका जिक्र हो रहा है, कुछ नहीं पता। मगर मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि वहाँ अच्छे स्पिनर्स जो होंगे ना, दे विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। राइट जी, पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के UAE लेग का आगाज कल से अबू धाबी में होने जा रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी होपिंग कि हर चीज सही अंदाज में हो जाए और बेहतरीन सक्सेसफुली पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन गुजर जाए। बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस टूर्नामेंट को मुमकिन बनाने के लिए, तो लेट्स होप सही चीजें सही वक्त पे होती चली जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।